भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के पतन के बाद जो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने का कार्य गुप्त वंश के शासकों ने किया। गुप्त वंश के शासकों ने 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत में राज्य किया। आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के शासकों और उनके समय की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुप्त वंश के कुछ शासकों के बारे में। गुप्त वंश के शासकों के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो शासक थे श्री गुप्त, जिनको ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश के आदिराज की संज्ञा दी गई। इनके उत्तराधिकारी थे घटोच। घटोच के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद इनके उत्तराधिकारी रामगुप्त हुए और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंद गुप्त और पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो हुए पुरुगुप्त के बाद कुमार गुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त, इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए कुमार गुप्त तृतीय और कुमार गुप्त तृतीय के बाद विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो 240 ईस्वी से शुरू होकर के और 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल रहा। तो आइए अब देखते हैं इन शासकों के शासनकाल के समय के बारे में। सबसे पहले श्री गुप्त, जिनको ताम्रपत्र अभिलेखों के अनुसार गुप्त वंश का आदिराज कहा जाता है, इनका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी तक। घटोच, इनका शासनकाल था 280 से 319 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। रामगुप्त 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका समय था 375 से 415 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। स्कंदगुप्त का 455 से 467। पुरुगुप्त 467 से 473। कुमारगुप्त सेकंड 473 से 476। बुद्धगुप्त 476 से 495। नरसिंहगुप्त बालादित्य 495 से 530 और कुमारगुप्त तृतीय का समय था 530 से 540 और विष्णुगुप्त का समय था 540 से 550 ईस्वी तक। श्रीगुप्त को ताम्रपत्र अभिलेखों के अनुसार इनको गुप्त वंश का आदिराज कहा जाता था। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी और इनका जो साम्राज्य था वो गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत और मगध तक फैला हुआ था। दूसरे शासक हुए घटोच, जिनका समय था 280 से 319 ईस्वी तक। इनका साम्राज्य भी जो है वो मगध तक फैला हुआ था। गुप्त काल के तीसरे शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समय था 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम पहले सम्राट थे जिन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की और इन्होंने लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए इन्होंने राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से सहयोग पा करके अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिनके बारे में स्मिथ ने कहा था कि ये भारत के नेपोलियन की संज्ञा इनको दी थी। समुद्रगुप्त द्वितीय ने भी महाराजा धिराज की उपाधि इन्होंने भी धारण की थी। इनका जो शासनकाल था वो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। पूरब में इनका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में पूर्वी
मालवा तक फैला हुआ था। इनका शासनकाल जो था वो पूरे उत्तरी भारत में था। सिर्फ कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात को छोड़ करके पूरे उत्तरी भारत में इनका साम्राज्य स्थापित था। समुद्रगुप्त के बाद जो अगले उत्तराधिकारी हुए वो रामगुप्त थे। रामगुप्त के बारे में कहा जाता है जो विशाख दत्त ने अपनी रचना की थी देवी चंद्र गुप्तम, उसकी कथा के अनुसार रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे जिन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक सम्राट को भेंट कर दिया था। लेकिन इनके जो भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको ये बात बहुत खराब लगी। उन्होंने ध्रुव देवी का भेष बना करके शक सम्राट के पास गए और वहां पर उसको पराजित किया और अंत में इनकी हत्या हुई और ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासन राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वो 375 से 415 ईस्वी के बीच में था। आइए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय 375 से 415 ईस्वी के बीच में था। इन्होंने देवगुप्त, देवराज आदि अनेक नाम इनके नाम थे और इन्होंने जो विक्रमांक, विक्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। इन्होंने नागवंश, वाकाटक वंश और कदम वंश से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। नाग कन्या कुबेरनागा से इन्होंने विवाह किया था और उनसे उत्पन्न जो प्रभावती गुप्त थी उनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और अपने पुत्र यानी इनके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, इनका विवाह इन्होंने कदम वंश में किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विद्वान जो थे, वो जो विद्वान थे, साहित्यकार थे, उनको उन्होंने आश्रय दिया हुआ था। अगर आप देखें तो कालिदास ने विक्रमादित्य के समय में शकुंतला, विज्ञान शाकुंतलम जैसे रचनाएं की और साथ साथ इन्होंने कुमार संभव और रघुवंश जैसे काव्य की रचना की, मेघदूत खंड काव्य की रचना की। इसके अलावा विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक, वारामिहिर जो गणितज्ञ थे, विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की, धन्वंतरी जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे और छपड़क आदि जो ये देख रहे हैं आप कि कितने विद्वान थे, इनको उन्होंने प्रसिद्ध दिया और उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने महान साहित्यों की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल आया 415 से 455 ईस्वी का। फिर स्कंदगुप्त के बाद लगभग 100 वर्ष तक गुप्त वंश का शासनकाल रहा, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। पूर्वगुप्त जो थे ये काफी वृद्ध थे और इनके द्वारा भी शासन बहुत अच्छी तरह से नहीं किया गया। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी जो थे कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार में बहुत दान किया। नरसिंहगुप्त बारादित्य, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त, ये इस प्रकार से जो ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला थी 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, ये एक गुप्त वंश का कार्यकाल था। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जो मौर्य वंश के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हुई, उसको फिर से स्थापित करने का कार्य गुप्त वंश के द्वारा किया गया। गुप्त वंश की विशेषता यह थी कि इसके समय में शासन जो प्रजा थी वो सुखी थी और उसमें नैतिकता थी। शक्ति संपन्न होने के बाद भी कोई भी शासक जो थे उन्होंने कभी भी जनता के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। चाहे वो चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, हर क्षेत्र में गुप्त वंश अग्रणी था, इसलिए इसी कारण इसको जो है वो स्वर्णयुग भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में देखा। आशा है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।